Hello students, welcome to Bioacademy. I am Shivani Agrawal. So today in this video we are going to start your practice questions of biotechnology. As you know कि आपका जो बायोटेक्नोलॉजी होता है इसका नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है बिकॉज आपने देखा होगा कि आपका जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें कंप्लीट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ आपके बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर से। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया होगा 21 के टाइम पे तो ऑब्वियसली इसके 40 मार्क्स बहुत इजीली आए होंगे राइट तो इसीलिए इस चैप्टर का बिकॉज ये सिर्फ 21 में ही नहीं है, अगर आप 20 का भी पेपर एनालिसिस करके देखोगे तो उसमें भी आपके 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 19 का पेपर अगर आप फाइंड आउट करके देखोगे तो उसमें भी आपके 7 या 6 to 7 के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमेशा जो बायोटेक का कंट्रीब्यूशन रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको क्या करना है, इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है बट इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं बायोटेक से उनको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज हम आपका वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन करके। हम आपका ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक 2020 तक वो सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। मीन्स वो डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कराते हैं अपने क्लोनिंग प्रोसीजर्स के लिए। हमें क्या करना है, एक जीन को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है तभी तो उसकी क्लोनिंग होगी। तो उसके लिए हम किस का यूज करते हैं, किस मॉलिक्यूलर व्हीकल का यूज करते हैं, प्लाज्मिड का यूज करते हैं एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमें पता है आपका क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर होगा। नेक्स्ट वन, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। एक स्पेसिफिक लोकेशन से हमें डीएनए को कट करना है। वो डीएनए को कट करना हमारे लिए पॉसिबल किसकी हेल्प से हुआ है, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्या करते हैं, आपके डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करते हैं जिसको हम पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। इनमें से आपका रॉन्ग मैच कौन सा है? द फर्स्ट वन इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, कि आपका जो दो डाइवर्स सेल है उनका फ्यूजन होना। ऑब्वियसली इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए इज अ साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। टी मींस ट्रांसफर आरएनए। क्या जो हमारा वेक्टर डीएनए होता है उसको हम वो एक साइट है हमारी टीआरएनए सिंथेसिस की। वेक्टर डीएनए अभी हमने देखा कि हमारा वेक्टर डीएनए क्या करता है, सिर्फ हमारे जो जीन है उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी क्लोनिंग कराने में हेल्प करता है, वो कोई साइट तो नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि ऑब्वियसली बी रॉन्ग होगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, इन वाइट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर। इन वाइट्रो का मीन जब आप लैब में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज माइक्रो प्रोपगेशन। एंड कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। आपके किसी भी सेल का एक अनऑर्गेनाइज्ड मास जिसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आपका ए सी डी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, तो रॉन्ग है आपका बी। दैट्स व्हाई आपका बी ही होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक ने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को पॉसिबल बनाया? किस टेक्निक की हेल्प से हम जेनेटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, या फिर आपका एक्सरे डिफ्रेक्शन, हैवियर आइसोटॉप लेबलिंग, या फिर हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो आपको बहुत इजीली पता है कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिकॉज जब तक हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाएंगे उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अभी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए ए का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। अगर आप अपने जीन को क्लोन कराना चाहते हैं, जीन की क्लोनिंग मल्टीपल कॉपीज उसकी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एक न्यूक्लियोइड, लोमाजोम्स, मीजोजोम्स या फिर प्लाज्मिड। ऑब्वियसली आप एक प्लाज्मिड का ही यूज करेंगे, बिकॉज प्लाज्मिड क्या है? एक मॉलिक्यूलर व्हीकल की तरह या फिर एक वेक्टर की तरह हम उसको यूज करते हैं। उसी के साथ हम इंटीग्रेट कराएंगे किसको? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एंड फिर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम कराते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ट्रांसफॉर्मेंट या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। हम डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मींस चेंजेस, वो कर सकते हैं सिर्फ किसकी हेल्प से? बिकॉज आपको पता है डीएनए क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डीएनए के सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट या फिर हम बोल सकते हैं जीन, एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर वर्क करना है, तो उस जीन को वहां से आइसोलेट करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है हमारे लिए। तो वो पॉसिबल किसकी हेल्प से हुआ था? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हुआ था। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही क्या करता है? आपके डीएनए को विद इन द डीएनए मींस डीएनए को मिडल में से कट करता है। न्यूक्लियस टू टाइप्स के होते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो में आपने पढ़ा है कि एक्सो का मतलब क्या होता है? जो टर्मिनल एंड पे से आपके डीएनए को कट करता है। एंडो वो होता है जो आपके डीएनए को मिडल में से कट करता है। सो सी का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? यहाँ पे ए होने वाला है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम सबसे कॉमनली बैक्टीरिया कौन सा यूज करता है? सोचो, एग्रोबैक्टीरियम। या वेरी गुड। सो हम कौन सा यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम हम यहाँ पे यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से कौन सा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है? हेट्रोसिस, म्यूटेशन, प्लास्टिड या फिर प्लाज्मिड। अब आप तो नेम से ही समझ गए होंगे, प्लाज्मिड जो कि हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर व्हीकल है। नेक्स्ट, genetic engineering is possible because we can cut DNA at specific sites by endonuclease like DNA। ये क्या बोल रहा है? अब स्टेटमेंट को देखो, ध्यान से पढ़ना है। वी कैन कट डीएनए, हम डीएनए को कट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक साइट से बाय एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि हमारा डीएनएज करता है। अभी डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीनेज, ये सब आपने सुना होगा, आई थिंक सुना है। बट आपने सुना है कि डीएनए, आरएनए ये क्या करता है? आपके डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अगर हमने क्या करा, एक सेल लिया, सेल के अंदर डीएनए एंजाइम को छोड़ दिया, बिकॉज एज है बाद में, देखो जहां पे भी एज आ जाता है इट मींस वो आपका एंजाइम है। तो डीएनए क्या कर रहा है? आपके डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, वो कट नहीं करेगा तो उसको पूरा का पूरा ईट कर जाएगा। तो ये तो हमारा सिमिलर नहीं हुआ। तो अब बी ऑप्शन में देखो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्योरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन वाइट्रो। मीन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हमने बैक्टीरिया से प्योरीफाइड किया है, हम उसको लैब में भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लैब में यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई है। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जैसे हम चाहे यूज कर सकते हैं, जिस डीएनए को कट कराने के लिए हम चाहे उसको कट कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। द phenomenon of transduction in bacteria is well understood। ट्रांसडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है वो इजीली अंडरस्टेबल नहीं है, उसको हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इज दिस पॉसिबल और नॉट? क्या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, हमें बहुत हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। बिकॉज उन्होंने पूछा जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल क्यों है, उसका रीजन हमें बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरेन जीन्स इन इट, इट इज कॉल्ड। जब साइंटिस्टों ने एक एनिमल बनाया सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप मीन्स उसका जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंगली, इंट्रोड्यूस सम फॉरेन जीन्स इन इट, उसकी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? दिस टेक्निक इज नॉन एज
जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कराते हैं, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसकी केमिस्ट्री को चेंज करता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, एनिमल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस किए। जीनोटाइप तभी तो चेंज होगा ना, जेनेटिक मेकअप, जब हम उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे। तो ये आपका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग तो देखो समझ गए हो आप क्या है। अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या फिर प्लाज्मिड। ऑब्वियसली प्लाज्मिड, बिकॉज प्लाज्मिड ही क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज के अंदर पाया जाता है या फिर फ्यू यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एनी आइडिया अबाउट दिस। प्लाज्मिड आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसका साइज हो सकता है 1 से 200 किलो बेसिस। 1 से 200 किलो बेसिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the wrong statement with regard to restriction enzyme। restriction enzyme के लिए इनमें से जो wrong statement है वो बताओ। देखो ये आपका नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही होता है, कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत होता है। ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्ट ऑप्शन, each restriction enzyme functions by inspecting the length of DNA sequence। जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो फंक्शन करते हैं, इंस्पेक्टिंग मींस पता लगाना, द लेंथ डीएनए सीक्वेंसेस की, पहले उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी उसकी लेंथ है, तब वो फंक्शन करता है। सेकेंड, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पैलिंड्रोमिक साइट। सिर्फ आपके डीएनए को पैलिंड्रोमिक साइट्स या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कट किया, कट करने के बाद आपको पता है 2 टाइप्स के एंड बनते हैं, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। तो जो स्टिकी एंड्स बन रहे हैं उनको आप डीएनए लाइगेज की हेल्प से मींस ग्लू की हेल्प से जॉइन अप कराओगे। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे। विद रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ए ऑप्शन भी आपका सही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हमें पता है कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए की पूरी लेंथ को या फिर सीक्वेंस की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम पैलिंड्रोमिक साइट से उसको कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकता है। बट स्टिकी एंड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए लाइगेज इनका कोई आपस में कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि डी ही एक आपका रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पक्ष में नहीं बोल रहा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नीट 2020 में ही पूछा गया है। चूज द करेक्ट पेयर। लाइगेज क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं। पॉलीमरेज डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है। न्यूक्लियस डीएनए के 2 जो स्ट्रैंड्स होता है, बिकॉज यू नो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता है। एक्सोन्यूक्लियस आपके डीएनए को कट करता है विद इन द डीएनए, सेंटर से या फिर मिडल से कट करता है। बताओ कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली लाइगेज एंजाइम ही तो क्या करता है, आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन बनाने में हेल्प करता है। करता है नहीं करता है। पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराते हैं। न्यूक्लियस आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक नहीं कराता है। एक्सोन्यूक्लियस आपके टर्मिनल एंड से करता है। तो करेक्ट तो सिर्फ आपका ए ही हुआ ना यहाँ पे। समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1। EcoR1 आपका डीएनए को कहां से कट करता है, उसकी आइडेंटिफाई सीक्वेंस क्या है। नाम सुना है ना आपने, घटक GAATTC।
GAATTC, हमेशा याद रखो। इको R1 की जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो है घटक। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? कहाँ पे लिखा हुआ है घटक? वेरी गुड, ए ऑप्शन में, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। आपका वो सीक्वेंस जो आपके डीएनए की कितनी कॉपी नंबर बनने हैं, जो वेक्टर के साथ लिंक्ड है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कितनी कॉपी होनी है, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है? वेक्टर। वेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट कौन सी होती है जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ओराई साइट मीन्स origin of replication site। जिस वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर ओराई साइट होगी, सिर्फ वही आपके डीएनए की कॉपी करा सकता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of। जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, डीएनए की जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप एक केमिकल का यूज करते हैं, EB, इथीरियम ब्रोमाइड, एंड ऊपर से आप यूवी रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं ताकि आपको क्या दिखे? ऑरेंज बैंड्स आपको वहां पे वो विजुअलाइज हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे? इथीरियम ब्रोमाइड। वेरी गुड। देखो ये भी आपका नी 2020 में है, ये भी नी 2020 में है, ये भी 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमें सब आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इट मीन्स हमारे तो बायोटेक में 35 to 40 मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Following statements describe the characteristics of restriction, enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कौन देता है। जल्दी से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो एंड लेट मी नो द करेक्ट वन। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपका डिस्क्राइब कर रहा है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पर्टिकुलर कैरेक्टर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन में देखो क्या है, एंजाइम रिकॉग्नाइज अ specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Enzyme cut DNA molecule at identified position within the DNA. The enzyme bind DNA at specific site and cut only one of the two strands. The enzyme cut the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. बताओ क्या आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करता है? बिकॉज हमने सुना है डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए, या नहीं होता है डबल स्ट्रैंडेड? यार डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमें पता है, D4 डीएनए, D4 डबल स्ट्रैंडेड। तो इसलिए आपके दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक को स्ट्रैंड को कट किया और बोल रहा है मेरा तो काम फिनिश हो गया, ऐसा नहीं होता है, दोनों स्ट्रैंड्स को वो कट करता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सी होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 2019 के क्वेश्चंस आ गए हैं। सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, सिलेक्टेबल मार्कर जैसे कि सिलेक्टेबल मार्कर हम LEC-Z जीन का यूज कर रहे थे, जो आपकी एंटीबायोटिक साइट्स आपकी थी उनका हम यूज कर रहे थे, वही तो क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर। आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में आइडेंटिफाई कराने के लिए जो हेल्प करता है ऑब्वियसली। चलो अब करेक्ट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। help in eliminating the non-transformant so that transformants can be regenerated। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कराते हैं ताकि रिकॉम्बिनेंट को हम रीजनरेट करा पाए। आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर्ड ट्रेट इन एन एलियन ऑर्गेनिज्म। सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर, बिल्कुल नहीं। मार्क अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं, सब बकवास लिखा हुआ है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए है। बच्चों ने तो ये ऑप्शन पढ़ते ही लगा तो बोल दिया कि हाँ मैम सिर्फ और सिर्फ ए होने वाला है, BCD तो हम पढ़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ये भी आपका नी 2019 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, तो फिर से इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है, एग्री, ठीक है। सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल। हम इसको एनोड टर्मिनल पे ही क्या कराते हैं, एड ऑन कराते हैं।
ऑब्वियसली कराते हैं, बिल्कुल सही है, बिकॉज डीएनए क्या है, नेगेटिवली, एनोड भी क्या होता है, नेगेटिवली, तभी तो डीएनए फ्रेगमेंट उससे दूर जाके कहाँ तक जाएंगी, कैथोड तक जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तभी तो वो उससे दूर भागेगी। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रैवल करते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ जेल, कौन सा जेल होता है यहाँ पे, एगेरोस जेल, whose concentration does not affect movement of डीएनए। डीएनए के फ्रेगमेंट्स ट्रैवल करती हैं पूरे के पूरे जेल पे, जिनकी कंसेंट्रेशन अफेक्ट नहीं हो रही है डीएनए के मूवमेंट से। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट का जितना कम साइज होगा, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल, बिकॉज जितना स्मॉल उनका साइज होगा उतना ही फास्ट वो स्पीड अप होंगी, उतनी ही फास्ट उनकी स्पीड होने वाली है। क्लियर? Pure DNA can be visualized directly by exposing UV radiations. Pure DNA को हम UV radiations की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ? एक्सपोजिंग, जब हम प्योर डीएनए है हम उनको यूवी रेडिएशन से ही डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं नहीं, बताओ जल्दी से। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में आपका क्या होने वाला है, अच्छा यूवी रेडिएशन से पहले हमें केमिकल का भी तो यूज करता है ना, यहाँ पे कौन सी केमिकल का यूज करता है हम यहाँ पे, पहले इसकी स्टेनिंग कराएंगे, मीन्स हम स्टेनिंग के बाद हम यूवी रेडिएशन डालेंगे तभी तो हमें ऑरेंज बैंड्स दिखता है ना, तो एक्सपोजर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर कराने से पहले हम वहाँ पे इथीलियम ब्रोमाइड का भी यूज करेंगे, तो इट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? Which of the following is commonly, इनमें से हम commonly किस वेक्टर को यूज करते हैं अगर हम एक डीएनए फ्रेगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली रेट्रोवायरस होगा, बिकॉज एक छोटी सी बात है, देखो अगर हमें बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है तो हम वहां पे यूज करेंगे प्लाज्मिड, अगर हमें प्लांट के अंदर कराना है तो प्लांट के अंदर हम यूज करेंगे टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम या फिर ट्यूमिकेसेंस, और अगर मैं एनिमल के अंदर कराना है तो डायरेक्टली आप लिख लो रेट्रोवायरस। इन तीन चीजों के याद रख लो, सारे कंफ्यूजन क्लियर है, बैक्टीरिया प्लाज्मिड, प्लांट टीआई प्लाज्मिड एंड एनिमल्स रेट्रोवायरस, डन आपका यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। The DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after किसके थ्रू स्टेनिंग, अभी तो दो क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इथीलियम ब्रोमाइड, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, क्लियर है ये तो, आई थिंक इसको तो आप एक सेकेंड से भी पहले कर पा रहे होंगे। जीन whose expression help to identify transformed cell is known as, वो जीन जिसका एक्सप्रेशन आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रांसफॉर्म्ड सेल, किसका एक्सप्रेशन, वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन या फिर सिलेक्टेबल मार्कर। ऑब्वियसली आपके जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स ही तो आपको मार्क करने में हेल्प करते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये चीज याद रखनी है आपको। What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? देखो सेम ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है क्वेश्चन को, कंसेप्ट एकदम सिंपल है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फास्टर इट मूव्स, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। अब आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स के, बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है, ऑब्वियसली है जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ही तो फास्टर वो मूव करेंगे ना, एक लो वेट वाला इंसान है, एक हाई ज्यादा वेट वाला है, ठीक है, तो दोनों में से फास्ट स्पीड किसकी होगी, बेसिकली लो वेट वाले की होगी, कोई जल्दी जल्दी से स्पीड दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। सेम यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए आप याद रखोगे, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड
cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using, किसकी हेल्प से हम डीएनए और प्लाज्मिड को आपस में ज्वाइनिंग कराते हैं? लाइगेज की हेल्प से ज्वाइनिंग कराते हैं। वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड? अब आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, दो टाइप के वो एंड्स बनाता है, स्टिकी एंड ब्लंट एंड। ब्लंट एंड कौन सा आपके एंजाइम्स बनाते हैं? यहाँ पे अब आप आंसर करोगे, बताओ। ऑब्वियसली आप जानते हो कौन सा, इको आर फिफ्थ आपका क्या बनाता है? ब्लंट एंड बनाता है। साल1, XHO1 और आपका हिंड 30, ये बाकी के जो तीन है क्या बनाते हैं? आपके स्टिकी एंड्स बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? इको R1। यहाँ पे आपका लाइगेज है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड? इसमें से कौन सा आपका प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? ट्रांसफरेबल होता है आपका प्लाज्मिड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए उसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि प्लाज्मिड सर्कुलर होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका, ये बताओ। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ट्रांसफरेबल होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है बिकॉज उसके पास ओराई साइट होती है। तो सब बच्चे बता चुके हैं जल्दी से, क्या करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलो अब नेक्स्ट देखो। Which of the following is a restriction endonuclease? इनमें से कौन सा restriction? DNA, हिंड सेकेंड। ये तो आपने बिल्कुल एक सेकेंड में बता दोगे कि मैम हिंड सेकेंड है, सिर्फ यहाँ पे restriction endonuclease। बाकी सारे के सारे क्या है? एज आ रहा है, देखो एज आ रहा है, सारे के सारे क्या है? एंजाइम्स है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए, आपको एक टी डीएनए को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप क्या कराओगे? एक्सपोजिंग द प्लांट to cold for a brief period, allowing the plant roots to stand in water, infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens, altering the pH of the cell, then heat shock the plant, plant को heat shock treatment दोगे। बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अभी मैंने आपको बताया था, ये तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करोगे या फिर एग्रोबैक्टीरियम का यूज करोगे। इतनी जल्दी भूल तो नहीं सकते हो ना आप। सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। Which vector can be clone only a small fragment of DNA? इनमें से कौन से वेक्टर को आप क्लोनिंग करा सकते हैं? only a small fragments of DNA? BAC, YAC, प्लाज्मिड या फिर कॉस्मिड? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लोनिंग में किसका यूज करता है, किस वेक्टर का यूज करता है? ऑब्वियसली हमने प्लाज्मिड का ये यूज किया, प्लाज्मिड को ही हमने मॉडिफाई कर करके डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड बनाए हैं। ठीक है यहाँ तक? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? प्लाज्मिड है यहाँ पे। प्लाज्मिड आपका क्या कर सकता है? आपके डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग करा सकता है अबाउट 10 किलो बेस पेयर्स के साइज तक। ठीक है। और अगर हम कॉस्मिड की बात करें तो कॉस्मिड, बिकॉज हमें क्या बताना है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन कर सकता है, तो इसलिए आपका प्लाज्मिड, बिकॉज कॉस्मिड क्या करता है? कॉस्मिड अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अराउंड 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्लोनिंग कराता है। एंड आपका BAC की अगर आप देखें तो ये 300 से 350 किलो बेस पेयर्स की क्लोनिंग कराता है। एंड व्हाट अबाउट YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तो आपका 1000 से लेके 2500 किलो बेस पेयर्स की क्लोनिंग कराता है। देखो फिर से समझाते इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? आपको पता है चारों के चारों वेक्टर, ठीक है, बट इनमें से कौन सा वेक्टर सबसे छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को भी क्लोन करा सकता है? तो हमने चारों की रेंज देखी। BAC 300 से 350 किलो बेस पेयर के डीएनए को करा सकता है, YAC 1000 से 2500 किलो बेस पेयर। सिर्फ प्लाज्मिड ही है जो आपका क्या करा सकता है, 10 किलो बेस पेयर के डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उनकी क्लोन करा सकता है। कॉस्मिड 45 तक करा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ आपका यहाँ पे? प्लाज्मिड हुआ। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली यूज्ड वेक्टर
फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, जो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं वेक्टर को ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, बताओ कौन सा होता है? ऑब्वियसली BAC एंड YAC वेक्टर्स का हम यूज करते हैं इनके नेचुरल वेज में या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे BAC एंड YAC का हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में इनका यूज करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास टीलोमेरिक सीक्वेंसेस होती हैं, दे हैव टीलोमेरिक सीक्वेंसेस। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बी, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। अब ये ना क्वेश्चन आप बहुत, अगर स्टूडेंट्स ने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा, वहां पे आपने पढ़ा था सिलेक्टेबल मार्कर में लेक जेड जीन का हमने यूज किया था। लेक ओपेरॉन पढ़ा है आपने? लेक ओपेरॉन के अंदर जो आपका ये जेड जीन होता है ये क्या काम करता है? अच्छा सोचो इसको, ये क्या काम ये करता है। एंड कुछ कॉलोनीज हमारी ब्लू दिखती थी एंड कुछ कॉलोनीज हमारी व्हाइट दिखती थी, उसके पीछे का रीजन। अब देखो आपने पढ़ा है लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन में था एक लेक जेड जीन जो कि क्या सिंथेसाइज करता था, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करना किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता था। तो हमने क्या किया, उस मीडियम के अंदर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस फिल कर दिए कि अगर आपका लैक्टोज का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में तो वहां पे हो जाएगा शो ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन अगर आपका लेक जेड जीन, सपोज करो, देखो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पे ये आपका प्लाज्मिड है, यहाँ पे है आपका ये जेड जीन। अब आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने आपका यहाँ पे इस जेड जीन पे यहाँ पे कट लगाया एंड कट लगा के आपका न्यू डीएनए फ्रेगमेंट को एड ऑन करा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे लेक जेड जीन तो अब क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब जब जेड जीन हो गया इनएक्टिव तो इसका मतलब कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्जन भी नहीं कराएगा। तो इसका मतलब वहां पे ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए। अब ब्लू नहीं होगा तो कौन सा कलर होगा वहां पे? व्हाइट कलर होगा। तो इसका मतलब जो आपका ये लेक जेड जीन है अगर रिकॉम्बिनेंट बन रहा है तो ये इनएक्टिवेट हो जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मींस इंसर्ट हुआ जैसे ही आपका क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो साइट थी वो हो गई इनएक्टिव। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अगर आपका क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, बट ये अल्फा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है यहाँ पे। इन एक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो रहा है, जबकि इनएक्टिवेशन तो आपके इस जेड जीन, ये जो लेक जेड जीन है ना, ये साइट है, इसका इनएक्टिवेशन हो रहा है, वो तब एंजाइम नहीं बना पा रही है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रीजन बताया, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कलर ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट थी वो तो ब्लू दिखेंगी। ब्लू क्यों दिखेंगी मैं, क्योंकि वहां पे कोई लेक जेड जीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर करेगा। लेकिन अगर आपका क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट आपका कैसे दिखेंगे, ब्लू दिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट आपके व्हाइट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर लेक जेड जीन में कोई चेंजेस नहीं हुए, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, उसने लैक्टोज का ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्जन कराया, कन्वर्जन होगा तो ब्लू कलर दिखेगा। वेरी सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ही होगा। डी ऑप्शन भी पढ़ लेता। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ, फिर से देखो इन्होंने अल्फा दे दिया, होना चाहिए था बीटा, तो हम इसको तो पढ़ेंगे नहीं, अब आगे छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, DNA fragment generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by
जो आपकी डीएनए फ्रेगमेंट्स बनी है, जो जनरेट हुई है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, हम उनको सेपरेट करने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं? अभी हमने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करने के लिए? विजुअलाइज करने के लिए और अपना पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से आइसोलेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम करते हैं यूज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अभी आपका क्या दिया हुआ है? PBR322 मीन्स आपका एक वेक्टर दिया हुआ PBR322। गिवन डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ E. coli vector PBR322। Which one of the following options correctly identify its certain components? इसका certain components कौन सा बताता है? देखो आप, ओराई origin replication enzyme, ROP reduced osmotic pressure, hint third E. coli 1 selectable markers हैं, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। सिर्फ यही दिया हुआ है आपका करेक्ट, बिकॉज ओराई क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रॉप साइट क्या होता है? कोई रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, एंड ये सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है। सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पे आपके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका? डी होगा। क्लियर? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। एक सिंगल स्ट्रैंड है आपका न्यूक्लिक एसिड का, आपने उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग करा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? उनको प्रॉप्स हम बोलते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डीएनए प्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं, रेडियोएक्टिव हमने बना दिया है आपका इसको। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, for transformation microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of। अब इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए जो माइक्रो पार्टिकल हम उनको कॉट कराते हैं डीएनए से, बम्बार्डमेंट करा रहे हैं जीन गन से, तो वो पार्टिकल्स आपके किसके बने होते हैं? सिल्वर प्लेटिनम, प्लेटिनम जिंक, सिलिकॉन प्लेटिनम, या फिर आपका गोल्ड और टंगस्टन। बताओ जल्दी से, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? विच वन करेक्ट ऑप्शन? या वेरी गुड। तो आपका ये जो बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ योर गोल्ड एंड टंगस्टन। तो आपके गोल्ड एंड टंगस्टन के ये आपके बने होते हैं। क्लियर? सो आज की हमारी वीडियो में हमने 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो आपके 2012 तक पूछे गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके से प्रीवियस ईयर्स आपके 11, 10, 9, 8 और जितने भी आपके ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर आपको ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है, तब मुझे इसी वीडियो के कंटेंट में चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन में आपको डाउट है। आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कर दीजिएगा, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में उसका पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू विद फर्दर क्वेश्चंस। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।